गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 8 फ्रॉम हिंदी आर.ओ. CBSE बोर्ड क्लास 12th आर.ओ. पार्ट 2 है, जिसमें से गद्य खंड का 8 नंबर चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसके राइटर हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 यानी 1891 में हुआ, मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर। इनके पिता श्री राम जी और माता भीमाबाई थीं। अब हम इस पाठ का सारांश बताते हैं। सबसे पहले प्रतिपाद्य बताएंगे। प्रतिपाद्य में यह पाठ अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। यानी लोगों की पूर्ण सहमति न बन पाई, इसलिए यह सम्मेलन स्थगित हो गया। अब हम सारांश की बात करें तो सारांश में कवि यहाँ पर कहता है, लेखक कहता है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसमें आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, यानी ऊंच नीच के जात वर्ग का भेद भी बता देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह भी मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए, यानी जिन लोगों की जिसमें रुचि है वो अपना व्यवसाय करने के लिए उसमें सक्षम बने। जाति प्रथा में यह दोष है कि इसमें मनुष्य का व्यवसाय उसके प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता के आधार पर न करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर से किया जाता है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में परिवर्तन से भूखों मरने की नौबत आ जाती है। हिंदू धर्म में व्यवसाय बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या भी सामने उभर कर आती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें व्यक्तिगत रुचि व भावना का कोई स्थान नहीं होता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि रखते हैं, यानी उनका अपने काम में मन नहीं लगता जब उनकी स्वेच्छा के खिलाफ कार्य दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत रुचि व भावना का कोई स्थान नहीं होता। ऐसी स्थिति में लोग काम में रुचि नहीं दिखाते। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देते हैं। यानी स्वाभाविक नियमों में जब बंध जाता है तो इंसान निष्क्रिय हो जाता है, कोई कार्य करने लायक नहीं रहता। अब दूसरा इसमें टॉपिक दिया है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो इसका प्रतिपाद्य है कि इसमें लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज में जो आदर्श समाज है उसमें 3 तत्व अनिवार्य रूप से होने ही चाहिए: समानता,
स्वतंत्रता व बंधुता। इनसे लोकतंत्र सामूहिक दिनचर्या यानी जीवनचर्या की एक रीति व समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकता है। अब सारांश बताते हैं। सारांश में लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व पर आधारित होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सबको संपर्क के साधन व अवसर मिलने चाहिए। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। आवागमन, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, आवागमन, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपत्ति, जीविकोपार्जन के लिए जरूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दासता में जकड़ा होता है और जकड़ा रहेगा। दासता केवल कानूनी नहीं होती, यह वहाँ भी है जहाँ कुछ लोगों को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा है। समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। वो कौन कौन सी 3 बातें हैं? फर्स्ट नंबर शारीरिक वंश परंपरा, सेकंड सामाजिक उत्तराधिकार, थर्ड मनुष्य के अपने प्रयत्न, अपनी कोशिश है। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को विकास करने के अवसर मिलने ही चाहिए। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्नों को ही करना होगा। प्रयास मनुष्य के बस में है, परंतु वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके बस में नहीं है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है। उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता। ऐसे में वह व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव नहीं है। वह लोगों को बांट नहीं सकता। समता एवं काल्पनिक वस्तु है। समता क्या है? समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र उपाय व मार्ग है। अब हम आपको बताते हैं चैप्टर में आए टफ वर्ड्स। तो टफ वर्ड्स में इसमें आया है एक शब्द पैतृक यानी पिता से प्राप्त, और दूसरा आया है इसमें संचारित यानी फैलाया हुआ, निर्विवाद यानी बिना विवाद के यानी बिना लड़ाई झगड़े के, अबाध मतलब बिना किसी रुकावट के, और नेक्स्ट वर्ड आया है नियामक यानी दिशा देने वाले, और नेक्स्ट वर्ड टफ है विशिष्टता यानी अलग पहचान। तो अब इसमें आपको ये चैप्टर मैंने तब वर्ड्स भी बता दिए। औचित्य का मतलब पता ही होगा, उचित होना, पाला पड़ना यानी संपर्क कर होना, और व्यवहार्य जो शब्द आया है वो है मतलब जो व्यवहारिक हो, कसौटी मतलब जांच का आधार।
अब इसमें 2 पैराग्राफ करने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, यह विडम्बना की बात है डैश डैश डैश, लास्ट वर्ड है श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती डैश डैश। लास्ट वर्ड्स हैं इसमें, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इससे आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करनी है। बाकी के चैप्टर से रिलेटेड पार्ट के साथ क्वेश्चन, जाति प्रथा और श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर जी के क्या तर्क हैं, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 2010, 11 और 12 में आया है। तो इसे आपको करना है और पाठ के साथ में है ये, तो सारे क्वेश्चन पाठ के साथ के करने हैं। दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2009, 2011, 12, 13, 14 में आया है जो, और इसमें पाठ के आसपास के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अन्य क्वेश्चन बोधात्मक प्रश्न हैं, जैसे अंबेडकर की कल्पना का समाज कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर समता को कैसी वस्तु मानते हैं और क्यों। तो ये कुछ क्वेश्चन अन्य क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं और कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। भारत की जाट प्रथा में श्रम विभाजन की दृष्टि से कमियां हैं, आप इन कमियों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जाति प्रथा द्वारा किया गया श्रम विभाजन न मनुष्य के लिए हितकर है और न समाज के लिए, उचित तर्क द्वारा स्पष्ट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किस प्रकार बनी हुई है, इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ओके, थैंक यू, दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड।